हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? रीच द स्काई चैनल में मैं यार लाल आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 का वीडियो 5 लेकर आए हैं। वीडियो 5 में पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक होगा मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है? ठीक है, तो जानते हैं हम लोग कि आहार नाल। पहले हम लोग यह जान ले कि आहार नाल क्या होता है। भोजन जाएगा तब ना पचेगा। तो भोजन जाता कैसे है, ग्रहण कैसे करते हैं? तो कहा मनुष्य में भोजन जो है ग्रहण जो होता है आहार नाल के द्वारा होता है। यह आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? तो यह आहार नाल मुख से लेकर हमारा जो है मल द्वार तक जो है शुरू होता है। ठीक है, अंत होता है। अब कहा कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है? तो मनुष्य का पाचन तंत्र का मतलब भोजन जो है पूर्ण रूप से मनुष्य में कहाँ पचता है? तो यह जो है पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन ग्रंथि, इसमें कहा देखिए दो चीज, पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया, पाचन क्रिया, यह दोनों मिलकर हमारा कहलाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? तो कहा देख लीजिए यहाँ पे कि पाचन तंत्र क्या है। तो पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया यह दोनों जब मिलेगा तो यह दोनों मिलकर हमारा क्या कहलाता है? तो पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब मनुष्य का आहार नाल का बात कर ले कि मनुष्य का आहार नाल कहा मनुष्य का आहार नाल। ठीक है, तो मनुष्य का आहार नाल क्या होता है? तो आहार नाल के बारे में पहले ही हम बता दिए कि यह जो होता है कैसा रचना होता है, कुंडलित रचना होता है। यह कैसा रचना होता है बाबू? तो यह कहा कुंडलित रचना होता है। कुंडलित रचना होता है। यह मुख से लेकर यहाँ से लेकर यह नली ऐसे जाता है और ऐसे जाकर यह मल द्वार तक रहता है। ठीक है, तो यह कहा मुख से कुंडलित रचना होता है। यह कहाँ से शुरू होता है? तो यह जो शुरू जो होता है, यह शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से लेकर यानी मुंह से लेकर मल द्वार तक। ठीक है, मुंह से लेकर मल द्वार तक जो होता है यह क्या होता है? मनुष्य का आहार नाल कहलाता है। अब मुख से लेकर मल द्वार तक होता है, इसका लंबाई कितना है? तो कहा कि इसका लंबाई जो होता है, इसका लंबाई जो होता है वह जो होता है 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई, अगर आहार नाल की लंबाई पूछेगा कितना होता है तो यह होता है 8 से 10 मीटर। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर इसका लंबाई होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में कि मुख गुहा क्या होता है। मुख गुहा का मतलब समझते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। मुंह के बारे में सबके पास मनुष्य है, स्टूडेंट है तो अपना मुंह तो है। तो आपके मुंह में क्या क्या है यह तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि मुख गुहा के बारे में हम लोग जानेंगे। कहा मुख गुहा के बारे में जानेंगे कि यह मुख गुहा क्या होता है। ठीक है, मुख गुहा के बारे में तो कहा कि मुख गुहा का अगर देखा जाए तो कितने टाइप से देख लीजिए। मुख गुहा में क्या है सुनो बाबू, तो अपने मुंह के बारे में देख लीजिए। मुंह गुहा कहते हैं तो मुंह है पहले, चलो पहले फर्स्ट में मुंह। ठीक है, यह सब जानता है। उसके बाद मुंह के अंदर होता है क्या? मुंह है, तो मुंह में पहले फर्स्ट में एंट्री कीजिए तो पहले मिलता है ओठ। तो ओठ को बोलते हैं मांसल ओठ। क्या बोलते हैं? मांसल होठ। हाँ जी, मांसल होठ होता है। ठीक है, अब उसके बाद जब होठ से अंदर प्रवेश करते हैं तब हमको मिलता है दांत। क्या मिलता है? दांत मिलता है। दांत के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह हमारा मिलता है, क्या मिलता है? जीभ मिलता है। क्या मिलता है? जीभ मिलता है। ठीक है, इतना हम लोगों को मिलता है। अब कहा कि मुंह के बारे में तो जानते ही हैं, भोजन करने का काम करता है, भोजन ग्रहण करने का काम करता है। यह मांसल ओठ जो होता है, यह होठ क्या करता है?
अब होठ का नाम सुन के देखिएगा स्टूडेंट का हालत खराब हो गया। ये होठ क्या करता है, तो वो बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। होठ जो होता है उसका काम है। दांत क्या होता है, तो दांत जो होता है दांत के प्रकार होते हैं। दांत जो होता है यह 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। दांत क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं। तो यह दांत जो 4 प्रकार के होते हैं यह क्या क्या होता है, तो एक होता है कर्तनक। क्या होता है, कर्तनक। कर्तनक का मतलब काटने वाला। कर्तनक का मतलब क्या हो गया, काटने वाला, जो भोजन को काटता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। एक वो काटा तो दूसरा भेदेगा। दूसरा का काम होता है भेदक। दूसरा क्या होता है बाबू, भेदक होता है। तो यह भेदक का इंग्लिश में क्या होता है, इसको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, कै, इसको कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है वो अग्रचवर्णक। यह क्या होता है, अग्रचवर्णक। तो यह अग्रचवर्णक क्या है, अग्रचवर्णक को बोलते हैं प्रीमोलर। क्या इसको बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं, ठीक है। और आगे जो है लास्ट जो है यह हमारा क्या होता है, चवर्णक। इसको बोलते हैं चवर्णक। चवर्णक को हम लोग बोलते हैं मोलर। चवर्णक क्या बोलते हैं बाबू, मोलर बोलते हैं, ठीक है। तो यह हमारा हो गया दांत का प्रकार। यह क्या हो गया, दांत का प्रकार। अब कहा कि जीभ भी होता है भाई। तो जीभ क्या करता है, जीभ को बोलते हैं स्वाद की कली। स्वाद की कली, स्वाद की कली कहा जाता है ना। स्वाद की कलियां किसे कहा जाता है, तो स्वाद की कलियां जो है हम लोग कहते हैं जीभ को। जीभ के द्वारा ही हमें स्वाद के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, यह दांत के बारे में जब पढ़ रहे थे तो दांत जो होता है कितना होता है। अगर वयस्क मनुष्य है, मनुष्य क्या है, वयस्क मनुष्य है, तो कहा कि वयस्क मनुष्य में दांत होता है। वयस्क मनुष्य में, वयस्क अगर मनुष्य है तो इसमें दांत का संख्या होता है 32। और इसीलिए पूछेगा कि दूध का दांत कितना होता है। दूध का दांत मतलब ये नहीं कहेगा कि दूध वाला दांत नहीं है। दूध के दांत का मतलब होता है कि वैसा दांत जो एक बार जन्म ले फिर टूट जाए ना। एक बार जैसे मान लीजिए बच्चा का जन्म होता है तो 10 साल तक 12 साल तक बच्चा क्या करता है, दांत उसका टूटता है जमता है, टूटता है जमता है। तो वैसे 20 दांत होते हैं। तो वैसे जो 20 दांत क्या होते हैं, एक बार टूटने के बाद फिर से जन्म लेता है, उसको बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं, दूध का दांत। तो दूध के दांत क्या होता है, तो मनुष्य में 20 को दांत जो होता है वह दूध का दांत होता है। और टोटल होता है 32। अब परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ का मतलब हुआ कि वैसा दांत जो एक बार जन्म लेने के बाद नहीं टूटता है, और टूटेगा तो फिर जमेगा नहीं। तो वैसे दांत का संख्या होता है 12। वैसे दांत का संख्या कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दंत अस्थिक्षय। दंत अस्थिक्षय का मतलब क्या होता है कि यह दांत जो होता है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब कहा कि दंत अस्थिक्षय क्या होता है, तो चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे दंत अस्थिक्षय। अब दंत अस्थिक्षय क्या होता है इसको देख ले। तो दंत का मतलब दांत, अस्थिक्षय का मतलब बर्बाद होना। बर्बाद होना, हम लोगों का दांत बर्बाद कैसे होता है, सुनिए दांत कैसे बर्बाद होता है। हम लोग क्या करते हैं या हमारे बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते हैं, चॉकलेट वाला, खासकर चॉकलेट और बिस्किट जो खाते हैं, ठीक है। तो चॉकलेट अगर खाते हैं तो वह दांत के ऊपर जम गया। मान लीजिए कि यह आपका दांत है, मान लेते हैं। अब मान लीजिए चॉकलेट खाए तो हल्का लेयर यहाँ बैठा, ठीक है। लेयर बैठने के बाद बच्चे साफ करते नहीं है। अब क्या हुआ, फिर से खाना खाए, फिर लेयर बैठा, फिर लेयर बैठा, और ब्रश किया तो हल्का लेयर गया, हल्का लेयर तो रह गया। तो इस प्रकार से जो है दांत के ऊपर एक गंदगी का लेयर बैठ जाता है। और बैठने के बाद क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होती है। और वह बैक्टीरिया क्या करता है, दांत के अंदर के मांस को खा जाता है। जब दांत के अंदर के मांस को जब बैक्टीरिया खा जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं। तो वह दांत क्या होता है, जब इसके अंदर अंदर का जो मांस होता है वह जब खोखला हो गया तो यह दांत हमारा दर्द देना शुरू करता है। और दर्द देना शुरू करता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह उखाड़ के फेंक देता है, ठीक है। इस प्रकार से दांत का अस्थिक्षय होता है।
अगर हम लोग को दांत को बचा कर रखना है तो दांत को बचाने का एक ही उपाय है कि हम लोग जो भी चीज खाना खाए, जैसे मान लीजिए या रिलेटिव देखते होंगे आप लोग अपने घर में कि रात को जो है लोग खाना खाता है, और अधिकांश लोग जिन लोगों के पत्नी है ना, नया नया शादी हुआ है, पुराने वाले भी लोग करते हैं कम, लेकिन नया शादी वाले लोग देखिएगा तुरंत जो है बैठ जाएगा और खाना आया तो खाना खाया, और खाना खाया तुरंत जो है वहीं पे हाथ से पानी लिया, ऐसे पानी पी के सो गया। दांत को साफ भी सही से नहीं करते। अगर सही से दांत को नहीं साफ कीजिएगा तो भोजन का कुछ टुकड़ा तो ऊपर पड़ा हुआ है, और ऐसे ही जो है भोजन का टुकड़ा पड़ते पड़ते क्या हो जाएगा, अंदर बैक्टीरिया होगा, और इस प्रकार से आपके दांत को खोखला कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, रात में भी खाना खाने के बाद, ठीक है, दांत को जो है ब्रश करिए, और उसके बाद जो है कि दांत को ऐसे उंगली रख के जो है क्या करना चाहिए, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह शाम। ऐसा करिएगा तो दांत आपका क्या रहेगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो यह था दांत 6। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ा, अब सुन लीजिए, तो कहा कि दांत अस्थि क्षय में क्या होता है, तो यह कहा कि जब मीठा चीज खाते हैं ना, लिख भी देते हैं, समझ लीजिएगा, मीठा चीज खा लिए या चॉकलेट खा लिए ना, ऑमलेट नहीं रे बाबू, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट खा लिए या आइसक्रीम खा लिए, आइस क्रीम खा लिए, या आलसी लोग जो है खाना भी खाने के बाद ऐसा हो सकता है इटी से मान लो ना, तो यह सब खा लिए, तो खाने के बाद जो है दांत के ऊपर एक परत बैठता है, दांत के ऊपर एक परत बैठेगा, एक परत बैठेगा, इस परत को हम लोग बोलते हैं दंत पलांग। क्या बोलते हैं, दांत के ऊपर एक परत बैठेगा, तो इस जो परत बैठेगा उस परत को, यह जो परत बैठेगा इस परत को हम लोग बोलते हैं दंत पलांग। क्या बोलते हैं बाबू, दंत पलांग बोलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर जो है कि बैक्टीरिया अपना क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, इसी के अंदर जो है बैक्टीरिया अपना घर बनाएगा, और वह हमारे दांत को जो है पूर्ण रूप से प्रभावित करने का काम करेगा, और दांत का क्षरण शुरू हो जाएगा, यानी दांत टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह था दंत अस्थि क्षय। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे मनुष्य में लाल ग्रंथि के बारे में, कि मनुष्य में लाल ग्रंथि क्या होता है, इसके बारे में आइए आगे हम लोग देखते हैं यह मनुष्य का क्या होता है। ठीक है, तो कहा मनुष्य में लाल ग्रंथि 3 जोड़ा होता है। जोड़ा का मतलब समझते हैं, जोड़ा का मतलब सब समझता होगा, बहुत तेज है, लाल ग्रंथि। ठीक है, तो लाल ग्रंथि क्या होता है, तो यह 3 जोड़ा होता है। क्या होता है, 3 जोड़ा। 3 जोड़ा का मतलब क्या होता है, 3 दूना 6 गो। तो मनुष्य में लाल ग्रंथि 3 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, और 3 जोड़ा कौन कौन होता है, तीनों का नाम देख लीजिए। ठीक है, तीनों का नाम देख लीजिए। तो तीनों जो होता है क्या होता है, एक होता है पैरोडिट ग्रंथि, एक क्या होता है पैरोडिट ग्रंथि, दूसरा जो होता है हमारा सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा जो होता है सबलिंगुअल लाल ग्रंथि होता है। ठीक है, यह नाम नहीं पूछता है, इसलिए जो है ज्यादा जरूरत नहीं लिखना। ठीक है, और लाल जो होता है मुख गुहा से, मुख गुहा में गिरता है। क्या होता है, यह तीनों से जो लाल निकलता है, यह तीनों से, ठीक है, क्या क्या बताए हैं, पैरोडिट ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथि और सबलिंगुअल लाल ग्रंथि। यह तीनों जो लाल ग्रंथि होता है, तीनों लाल ग्रंथि से क्या होता है कि लाल जो होता है, लाल वह कहां जाता है, वह मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा मतलब मुंह में आता है, और उसके बाद जो है भोजन को वह आसानी से क्या करता है, गलाने का काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ग्रसनी। आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ग्रसनी। तो यह ग्रसनी क्या होता है, यह ग्रसनी क्या होता है, आइए इसके बारे में देखें। कहा साना हुआ भोजन, साना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रसना, हम तो जानते हैं ना, भोजन को मुंह में रख के चबा लिए, और चबाने के बाद जो मुलायम भोजन हो गया वह कहा जाता है, तो वही कहा सना हुआ भोजन, उसी को बोलते हैं सना हुआ भोजन। साना हुआ भोजन, साना हुआ भोजन कहा जाता है, तो यह निगल द्वार द्वारा ग्रसनी में पहुंचता है। किसके द्वारा, निगल द्वार के द्वारा,
निगल द्वार से, निगल द्वार से कहां पहुंचता है बाबू? तो यह ग्रसनी में पहुंचता है। यह कहां पहुंचता है? ग्रसनी में पहुंचता है। कहा कि सड़ा हुआ भोजन निगल द्वार से ग्रसनी में पहुंचता है। ठीक है। अब उसका जो है भोजन के पहुंचने के बाद, भोजन के पहुंचने के बाद एक तरंग सा उत्पन्न होता है ना, उस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी तरंग को बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। कहा कि सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा जैसे ही हमारे ग्रस नली में पहुंचेगा तो वहां पे कंपन होगा, सब भोजन आपस में लड़ना शुरू करेगा ना, जो भी पानी सब भोजन ग्रहण करना शुरू करेगा तो ग्रहण करना शुरू करेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। क्लियर? तो पूछेगा आपसे कि क्रमाकुंचन क्या है? क्रमाकुंचन तो आपको आंसर में क्या देना है कि जब सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी में पहुंचता है तो वहां पे एक तरंग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तरंग उत्पन्न होता है। और यह जो तरंग उत्पन्न होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? अमाशय के बारे में ना। देखो आज हमें कितना सबको मन लग रहा है। देखिए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अमाशय क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्रमाकुंचन पूछता है, सीधा कह देना कि सना हुआ भोजन ग्रस नली में जाएगा, जाने के बाद वहां तरंग सा उत्पन्न होगा, इसी तरंग को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। अब कहा कि अमाशय क्या होता है? अमाशय। ठीक है बाबू? तो अमाशय क्या होता है देख लीजिएगा। तो अमाशय के बारे में कहा कि यह चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। कैसी होती है यह? चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। ठीक है। यह चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के लेफ्ट साइड में, उदर का मतलब पेट, तो यह कहां होता है? तो यह उदर गुहा के लेफ्ट साइड में, उदर गुहा के लेफ्ट साइड में कहेगा। सॉरी इंग्लिश हिंदी का है तो बोल रहे लेफ्ट और राइट जो है ना, दाया बाया बड़े कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लेफ्ट में कहें। तो उदर गुहा के लेफ्ट साइड में यह होता है। उदर गुहा कहां होता है बाबू? यह लेफ्ट साइड में होता है। इसका जो आगे वाला भाग होता है इसका कहा कि अग्र भाग, अग्र भाग किसका? अमाशय का। अमाशय का अग्र भाग और पश्च भाग, पश्च का मतलब है पिछला भाग ना, आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग। तो अग्र भाग को बोलते हैं कावा हो ना, कावा यानी कार्डियक। इसको क्या बोलते हैं? आगे वाला भाग को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं वो? कार्डियक बोलते हैं। और जो पीछे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? फाइलोरिक। फाइलोरिक। अब सुनो सुनो, अग्र भाग को कार्डियक, पीछे वाले भाग को फाइलोरिक और बीच वाले भाग को, इसके बीच वाला जो भाग होता है यानी बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो यह बोलते हैं मार के फोड़ दे हम लोग, फुंडिक। क्या बोलते हैं? बीच वाले भाग को मार के फोड़ देंगे यानी फुंडिक बोलते हैं। बीच वाले भाग क्या कहलाता है वो? फुंडिक कहलाता है। ठीक है। और इसका जो धंसा हुआ भाग होता है इसमें क्या होता है? अमाशय में धंसा हुआ, थोड़ा इसे चलिए तो आगे हम लोग देख रहे थे कि धंसा हुआ भाग ना, धंसा हुआ भाग। तो यह धंसा हुआ भाग क्या है बाबू? तो कहा कि अमाशय में धंसा हुआ भाग रहता है, उससे जठर रस का स्रावन होता है। कौन रस? इससे जठर रस का स्रावन होता है। ठीक है। जठर रस का स्रावन होता है। यह जठर रस 3 लीटर निकलता है। क्या निकलता है? यह जठर रस जो होता है 3 लीटर प्रतिदिन निकलता है। कभी कभी और अधिक जठर रस का स्रावन हो जाएगा। कहा कि अधिक जठर रस के स्रावन से, अधिक जठर रस के स्रावन से, जठर रस के श्रावण से क्या होता है? इसमें एक घाव होता है। क्या बनता है? घाव बनता है।
ठीक है। कहा अधिक जठर रस के श्रावण से इसमें क्या होता है, एक घाव बनता है, जिस घाव को हम लोग बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं, अल्सर। या अधिक दिन तक भूखे रहने से, ठीक है। अल्सर कैसे होता है, जठर रस अधिक श्रावण होगा तब, या अधिक दिन तक भूखा रहने से, अधिक दिन तक भूखा रहने से, भूखा रहने से, ठीक है, अल्सर की बीमारी होती है, ठीक है। और यही अल्सर जो होता है बाद में क्या होता है, आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, यह कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए हम लोग को समय से खाना खाना चाहिए, ठीक है, लंबा उपवास नहीं करना चाहिए। देखते हैं नवरात्रि वगैरह होता है, हिंदू लोग बनाते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में जो होता है नवरात्रा जब होता है तो नवरात्रा में 9 दिन तक लोग भूखे रहता है, लेकिन वहां साइंस भी हमारा वर्क करता है, कहता है नहीं कुछ ना कुछ खाकर पानी पी लो। जो निर्जल करता है वह भी एक लौंग को खाकर पानी पीता है। यानी कहने का मतलब वह अधिक दिनों तक नहीं भूखा रहता है। क्यों, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अल्सर हो जाएगा, और अल्सर जो है जब भयानक रूप से अल्सर का होगा तो यह क्या हो जाएगा, कैंसर में हमारा बदल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, हमारा नेक्स्ट है, यह जो है छुटकी के बारे में पढ़ेंगे। इसको इरेज करते हैं, ठीक है, उसके बाद छुटकी के पास चलते हैं ना। अब होली का समय नहीं है बाबू, छुटकी के पास जाना जरूरी भी है ना। चलिए, तो छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो यह छोटी आंत में ही होता है। तो हम लोग का टॉपिक है छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत क्या है, तो कहा कि इसमें भोजन का पूर्णतः पाचन होता है, भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के कितने प्रकार होते हैं, तो छोटी आंत का जो है यह 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। एक जो होता है यह होता है ग्रहणी, ये क्या होता है, ग्रहणी। दूसरा जो होता है यह हमारा क्या होता है, जेजुनम। क्या होता है, जेजुनम। और यह जो होता है यह होता है इलियम। यह क्या होता है, इलियम होता है, ठीक है। भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत के सबसे अधिक जो है ग्रहणी वाले पार्ट में भी होता है। तो ग्रहणी का आकार, ग्रहणी के बारे में देख ले, यह ग्रहणी है, तो ग्रहणी के बारे में देख ले, ग्रहणी में क्या क्या होता है। तो यह जो ग्रहणी है छोटी आंत का जो पार्ट है, इसका आकार जो होता है, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है सी आकार का होता है। क्या होता है, इसका आकार सी आकार का होता है, ठीक है। और यह जो है सी आकार का जो होता है, यह देख लीजिए, एक में जो है अग्नाशय रस, यानी यहां से जो है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस निकलता है। और दूसरा जो होता है वह जो होता है मूल पित्त वाहिनी होता है। यहां से जो होता है वह क्या होता है, मूल पित्त वाहिनी होता है ना। यह क्या होता है, मूल पित्त वाहिनी होता है, ठीक है। अब जो है छोटी आंत का आकार क्या होता है, इसका अगर कहा जाए छोटी आंत का तो यह आकार कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत के ही बारे में बात कर रहे हैं, एरो देने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि इसका आकार कैसा होता है, तो यह जो होता है बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार। और इसका लंबाई देखिए, जैसे मैंने पहले पढ़ा है 4 वीडियो में, वीडियो 4 में हम लोगों ने पढ़ा है कि आहार नाल का पूरा लंबाई 8 से 10 मीटर, और 8 से 10 मीटर में यह अकेले होता है 6 मीटर का। कितना होता है, यह अकेले जो होता है इसका लंबाई जो होता है यह जो है 6 मीटर होता है। क्या होता है, 6 मीटर होता है। और इसका चौड़ाई क्या होता है भाई, तो चौड़ाई जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि मीटर। ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई जो होता है वह 2.5 मीटर होता है, ठीक है। अगर हम शाकाहारी का बात कर ले, जीव का लेके देखिएगा,
अब कहा यदि हम जीव का बात करेंगे तो शाकाहारी जीव होता है, शाकाहारी होता है और होता है मांसाहारी। क्या होता है? मांसाहारी। देखिए तो छोटी आंत की लंबाई जो होता है शाकाहारी में लंबा होता है और मांसाहारी में क्या होता है, यह छोटा होता है। यह क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए शाकाहारी को तो बहुत सारा चीज पचाना है, ठीक है, शाकाहारी को बहुत सारा चीज पचाना है, लेकिन मांसाहारी को तो सिर्फ मांस ही पचाना है। इसीलिए इसमें जो होता है छोटी आंत की लंबाई कम और इसमें जो होता है शाकाहारी में जो होता है छोटी आंत का लंबाई क्या होता है? अत्यधिक होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यानी छोटी आंत हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यकृत के बारे में कि यह यकृत क्या होता है। तो यकृत का वजन जो होता है यह कितना होता है बताइएगा आप लोग। देखिए आइए यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत क्या होता है, यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत क्या होता है, ठीक है। तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। यह क्या है बाबू? सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई होता है तो वह है यकृत। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन का बात अगर किया जाए तो यह वजन में होता है 1.5 केजी। 1.5 केजी। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 केजी। यह कहाँ होता है? तो यह राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है। यानी अगर हिंदी में कहें तो दायां साइड होता है, दायां तरफ होता है। ठीक है। अब इससे जो होता है पीत का श्रावण होता है। क्या होता है इससे? इससे पीत का श्रावण होता है। इससे पीत का श्रावण होता है। इससे क्या होता है? पीत का श्रावण होता है। जो इसका रंग पीत का श्रावण होता है, ठीक है। इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब कहा इसके द्वारा जो पीत का श्रावण होता है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है, इसका रंग जो होता है वह हरा और गाढ़ा होता है, हरा और गाढ़ा होता है। ठीक है, इसका कैसा होता है? पीत का रंग हरा और गाढ़ा होता है। अब इसका काम क्या है? यकृत का काम क्या होता है? इसका वर्ग क्या है, यानी कार्य। किसका कार्य? यह पीत का कार्य क्या होता है? यह कार्य क्या करता है? अम्ल को नष्ट करता है। यह अम्ल को नष्ट कर क्षारीय बनाता है। अम्ल को यह क्या करता है? अम्ल को नष्ट कर क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है। यह अम्ल को नष्ट करता है और उसको क्या करता है? क्षारीय बना देता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे यह वासा का विखंडन करता है। यह क्या करता है? वासा का विखंडन। फैट जो होता है बाबू, फैट को यह तोड़ने का काम करता है। तो वही कहा वासा का विखंडन कर यह वासा का विखंडन करता है ना, करता है। ठीक है, यही है हमारा यकृत का कार्य। समझे ना? सबसे बड़ी ग्रंथि, वजन 1.5 केजी, राइट साइड में होता है, इससे पीत का श्रावण होता है, इसका रंग जो होता है हरा और गाढ़ा होता है। इसका कार्य क्या है? तो अम्ल को नष्ट करके क्षारीय बनाता है और यह जो है वासा का विखंडन करता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है, लास्ट 2-3 टॉपिक है। देख ले अमाशय के बारे में, इसको क्लियर करते हैं। अब हम लोग जो है हम लोग अब देख रहे थे अग्नाशय। तो यह अग्नाशय क्या होता है? ठीक है, तो कहा अमाशय के ठीक नीचे, किसके नीचे बाबू? अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी से घिरे। किससे घिरा हुआ? अमाशय के ठीक नीचे होगा और ग्रहणी से घिरे, ठीक है, ग्रहणी से घिरे पीले रंग का ग्रंथि होता है। पीले रंग का
ग्रंथि होता है। सुन लीजिए, अग्नाशय क्या है? तो यह अमाशय के ठीक नीचे होता है और ग्रहणी से घिरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। और इससे जो है रस का स्रावन होता है, जिसके रस में क्या क्या होता है? तो ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसके रस में पाया जाता है। इतना काफी है अग्नाशय के लिए कि अग्नाशय के ठीक नीचे ग्रहणी से घिरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अब हम लोग पढ़ेंगे आंत ग्रंथि। ठीक है, आंत ग्रंथि क्या होता है? आंत ग्रंथि देखेंगे कि आंत ग्रंथि क्या होता है। तो आंत ग्रंथि में कहा कि छोटी आंत की दीवार में कई प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। कहा कि छोटी आंत के दीवार में कई प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। किसमें? छोटी आंत में कई प्रकार की ग्रंथि पाई जाती, कई प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि पाई जाती है, समझ गए ना? कहा बाबू छोटी आंत में कई प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। इसी ग्रंथि को आंतरस या शक्कर एंटिक रस कहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं आंत रस। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। बड़ी आंत क्या है? तो बड़ी आंत के बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है हमारा बड़ी आंत। तो यह बड़ी आंत क्या है? तो बड़ी आंत के बारे में कहा, सुन लीजिए, यह क्या है? तो बड़ी आंत जो होता है अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए यह हमारे मस्तिष्क को संदेश देता है। ठीक है, बड़ी आंत अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? संदेश देता है। ठीक है, और इसमें जो है बड़ी आंत में जो है दो चीज होता है। बड़ी आंत का दो पार्ट होता है, एक होता है कोलन, एक क्या होता है? कोलन होता है, और दूसरा होता है मलाशय। क्या होता है? दूसरा हमारा जो होता है वह होता है मलाशय या रेक्टम, या रेक्टम। ठीक है, मलाशय या रेक्टम होता है। ठीक है, अब कहा छोटी आंत तथा बड़ी आंत का जो जोड़ होता है ना, अब कहा कि बड़ी आंत है। अब यहाँ पे कहा, इसको तो समझ है कि बड़ी आंत क्या है? तो बड़ी आंत अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे मस्तिष्क को संदेश देता है, और वह संकेत क्या करता है? कोलन के द्वारा होते हुए मलाशय से मल को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब कहा छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत प्लस बड़ी आंत का जो जोड़ होता है, यह दोनों का जो जोड़ होता है इसी को बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। पूछेगा छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या बोलते हैं? तो इसके जोड़ को बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। और यह सिक्कम क्या है, थोड़ा सा इधर देख लेंगे, ध्यान देंगे। कहा कि सिक्कम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। सिक्कम के शीर्ष भाग पर, सिक्कम के शीर्ष भाग पर अंगुली का ऐसा रचना होता है। सिक्कम के शीर्ष भाग पर अंगुली जैसी रचना होती है। कैसी होती है? अंगुली जैसी रचना होती है। अंगुली जैसी रचना होती है। यही अंगुली जैसी रचना जो होती है हमारा कहलाता है अपेंडिक्स। क्या कहलाता है? अपेंडिक्स। यह क्या कहलाता है बाबू? अपेंडिक्स कहलाता है। जो क्या करता है? अवशेषी या अवशेषी अंग होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स। ठीक है, तो यह अपेंडिक्स क्या होता है? यह अवशोषी अंग होता है। अब क्या होता है? अवशोषी अंग होता है, यानी भोजन के माध्यम से कोई भी जहरीला पदार्थ हम खाते हैं या भोजन जो खाते हैं तो हमारे शरीर में पचने के बाद अगर कोई जहरीला पदार्थ बनाता है तो वह अपेंडिक्स क्या करता है? उसको अपने अंदर करता है, अवशोषण कर लेता है, अंदर उसको ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार जो है वह जहरीले पदार्थ से हम लोग बच जाते हैं।
ठीक है। इस प्रकार जो है हमारा चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है आपका क्लियर हुआ। इसका जो है चैप्टर 1 का हमने 5 वीडियो बनाया है, ठीक है, 5 वीडियो बनाया है। पांचों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा।